टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं हम आपको रिवीजन कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको पूरा रासायनिक अभिक्रियाएं का A to Z रिवीजन है। आप केवल इस वीडियो को आराम से देखिए और सुनिए। आपको हो सकता है बोर्ड पे छोटा छोटा लिखा हुआ है दिखाई नहीं दे, लेकिन मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी तो पूरा क्लियर समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से आपको सुनना है, ठीक। रासायनिक अभिक्रियाएं में हमें ये देखना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। तो सबसे पहले आप दो चीजें समझिए। किसी भी वस्तु का, किसी भी तत्व का दो गुण होता है, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। भौतिक गुण में जो परिवर्तन आता है उसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, और रासायनिक गुण में जो परिवर्तन आता है उसको रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं या रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, ठीक। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे पानी को आप बर्फ बना दिए, ठीक, तो कुछ भी उसका चेंज नहीं हुआ, ना वहां से हीट निकला, ना कुछ एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं दिया, और उसको फिर बर्फ से पानी बना लीजिएगा, तो इसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। मतलब एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कोई वस्तु चला जाता है और फिर वो अपने पुनः दोबारा उसी अवस्था में वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में एक वस्तु अपनी अवस्था बदल के दूसरी अवस्था में चली जाती है, तो फिर आपको उसको पहले वाले अवस्था में आप नहीं ला सकते हो। ये होता है रासायनिक परिवर्तन। अब होता क्या है, देखिए, भौतिक परिवर्तन आपने डिटेल से 9th में पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप रासायनिक परिवर्तन देखना चाहते हैं तो इस चैप्टर में भौतिक परिवर्तन पीछे आप 9th में देख लीजिएगा, और यहाँ पे जहां भी आपको दिक्कत होगा मैं अच्छा से बता दूंगा, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम आप आराम से देख सकते हैं, गर्मी के दिन में दूध का फटना। अगर गर्मी के दिन में दूध को आप ज्यादा देर तक रख दीजिएगा तो वो फट जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन। फटे हुए दूध को आप वापस दूध नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन है, उसका प्रकृति और पहचान दोनों बदल गया है, ठीक। दूसरा क्या होता है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जब जंग लगता है तो आप उसको फिर दोबारा वापस नहीं लोहा बना सकते हो। वो जंग लग के धीरे धीरे खराब होना, लोहा संक्षारित होकर गिरने लगता है टूट टूट के, तो उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तीसरा होता है खाना बनाना। खाना बनाना भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि चावल से जैसे एक बार भात बन गया तो फिर आप उसको चावल नहीं बना सकते, वो रासायनिक परिवर्तन है। हम जो सांस लेते हैं ये भी रासायनिक परिवर्तन है। कैसे रासायनिक परिवर्तन है आगे देखेंगे, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन होता है। अब जैसे सवाल आया कि कोई बोलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो वैसा अभिक्रिया या वैसी अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमने देख लिया। अब कौन अभिक्रिया से रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, मैग्नीशियम का आपके बुक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। मैग्नीशियम का रिबन लीजिए, रिबन आता है उसका तार के कुंडली की तरह ऐसे लपेटा हुआ। प्रयोगशाला में आपको टीचर भी कराएंगे, अगर प्रयोगशाला होगा आपके स्कूल में तो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप उसका रिबन लीजिए, इतना पतला पतला लपेटा हुआ उसका वायर आता है मैग्नीशियम का, उसको अच्छा से साफ कीजिए और उसको आग पे जलाइए। जैसे आप जलाइएगा उसको आग के साथ, तो क्या होगा कि वो तेज रोशनी के साथ जलता है, ठीक। जैसे आप भड़काना और या पटाखा जो भी बजाते हैं तो उसमें क्या होता है कि तेज रोशनी के साथ मसाला जब रहता है वहां तक तेज रोशनी के साथ जलता है, तो उसी तरह मैग्नीशियम भी तेज रोशनी के साथ जलेगा। जैसे वो एयर के प्रेजेंस में, मतलब हवा के, वायुमंडल के उपस्थिति में आप जलाइएगा तो वायुमंडल के ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के तो कोई आग जलती नहीं है, तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, ठीक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे बनेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, ठीक। अब MgO जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो तो एक राख की तरह आपको मिल जाएगा। अब उस राख को आपने एक कटोरी में जमा कर लेना है, और उस कटोरी में क्या करना है कि आप पानी मिला दीजिएगा। जैसे उस राख के साथ आप पानी मिलाइएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के राख के साथ आप फिर उसमें पानी मिला दीजिएगा, तो वो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देता है। मतलब क्या होता है कि
वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसके साथ H2O मिला दीजिएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको हम यूज करते हैं एसिडिटी में, क्योंकि ये होता है क्षार और पेट में हमारे एसिडिटी गैस के कारण होती है। जो एसिड ज्यादा हो जाता है पेट में तो उसी को एसिडिटी बोलते हैं, और ये क्षार जाता है तो एसिड को न्यूट्रल कर देता है, जिसको उदासीनीकरण बोलते हैं। उसके थ्रू, उसके द्वारा क्या होता है कि हमारा पेट में राहत पहुंचता है एसिडिटी से, और जलन जो होता है उसको राहत दे देता है। तो इनो के फॉर्म में हम लेते हैं इसको, या बहुत सारे मार्केट में ऐसे पाउडर आते हैं जिसके फॉर्म में हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जो हमारे पेट में एसिडिटी से राहत पहुंचाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। इसका मतलब जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो दो चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है, जिन तत्वों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होता है और परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब जिनमें बदलाव आता है वो होते हैं अभिकारक, और बदलाव के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। सीधा सीधा समझिए कि अगर आप जल पानी के साथ चावल डाल के आप पका रहे हैं, हीट देखिए तो वो पक गया, तो चावल क्या हुआ और पानी क्या हुआ, ये दोनों हो गया अभिकारक, और इन दोनों के बाद जो भाप बना और वाष्प जो बन के निकल गया वो हो गया उत्पाद। तो मतलब रासायनिक अभिक्रिया से पहले जो जो तत्व आपने लिया उसको बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद इन जब जिन में ये सारे तत्व आपने लिया इसमें परिवर्तन आ जाएगा, और यही परिवर्तित होकर दूसरा रूप ले लेंगे तो उसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे Zn को रिएक्शन कराएंगे जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगा और हीट रिलीज होगा, मतलब जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपको ऊर्जा भी मिलेगी। ठीक, उसके अलावा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका। अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें समीकरण लिखते हैं। तो समीकरण लिखने का दो तरीका होता है, एक शब्द के रूप में लिखते हैं और एक अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं। अब शब्द के रूप में लिखेंगे, जैसे मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसको लिखेंगे मैग्नीशियम को वायुमंडल के प्रेजेंस में, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने उष्मा देकर रिएक्शन कराया तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद के रूप में मिला। ये हो गया, ऐसे लाइन में आप लिख दीजिएगा तो ये बोलते हैं शब्द के रूप में। और अणुसूत्र के रूप में, जो सूत्र के रूप में लिखते हैं उसको लिखेंगे Mg+O2 और एरो दे देंगे, हीट दे देंगे, और एरो उस डायरेक्शन में दिखाता है, मतलब उस दिशा में एरो दिखाता है जिधर उत्पाद बनता है। ठीक, उत्पाद की ओर हर हमेशा तीर का मुंह रहता है, उसको बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद के रूप में हमें MgO मिला तो यहाँ पे MgO उसका अणुसूत्र लिख देंगे, तो इसको अणुसूत्र के फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा चीज इसमें ये आता है कि उसको बैलेंस करना या संतुलित करना, जो भी रिएक्शन होता है उसको संतुलित करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इधर अणुसूत्र और उधर जो अणु है उसके, वो दोनों अणु बराबर होने चाहिए किसी भी रिएक्शन में, किसी भी तत्व के, तब उसको संतुलित बोलते हैं। संतुलित मतलब बैलेंस। ठीक, अब बैलेंस करने के लिए क्यों जरूरत पड़ी बैलेंस करने का, तो यहाँ पे काम करता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है, आराम से समझिए कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान हर हमेशा एक होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हम अभिकारक के रूप में यूज कर रहे हैं उसका द्रव्यमान, ये सारे अभिकारक का द्रव्यमान, और जो उत्पाद के रूप में हमें मिल रहा है ये सारे उत्पाद का द्रव्यमान हर हमेशा इक्वल होना चाहिए, इससे ना कोई कम होता है ना ज्यादा होता है। इसलिए हमें बैलेंस करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक तत्व ज्यादा हो गया और एक तत्व कम हो गया तो उसका द्रव्यमान ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये किसी भी रिएक्शन का या किसी भी अभिक्रिया के लिए द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। इसलिए हमें संतुलित करना जरूरी होता है किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पहले या बाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, ये बैलेंस करने के लिए। अब संतुलित करने की प्रक्रिया क्या है, बैलेंस करने की प्रक्रिया क्या है, तो किसी भी रिएक्शन का बैलेंस करने में आप उसके अणु सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हो। जिस अणुसूत्र के रूप में वो लिखा हुआ है
उसी अणु सूत्र के रूप में आपको उसको रखना पड़ेगा, उसके अणु सूत्र में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे रासायनिक अभिक्रिया हमने लिखा, यहाँ पे Fe प्लस H2O, क्या रिएक्शन के बाद क्या होगा, Fe3O2 और प्लस H2, ये हमें उत्पाद के रूप में मिला, ये अभिकारक है। तो इसके अणु सूत्र में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक बना देंगे, चारों तरफ से घेर देंगे, इसको एक कोठा में घेर देंगे, इसको एक कोठा में घेर देंगे, इसको एक कोठा में घेर देंगे, ये चारों ब्लॉक में घेर देंगे। अब जो भी हमें इसके संतुलन के लिए जो करना होगा, इस कोठा से बाहर का नंबर में नंबर लगाएंगे और नंबर चेंज करेंगे, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसी प्रक्रिया के थ्रू हम क्या बोलते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल प्रोसेस। ठीक, हीट एंड ट्रायल प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को संतुलित करते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में संतुलन उसके भौतिक गुण तथा अवस्था का पता नहीं चलता है। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया को आपने संतुलित कर दिया, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाने के बाद ये नहीं उसके कि भौतिक गुणों के बारे में आप जान सकेंगे कि ये तो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये तो बैलेंस करने से पता चलेगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है, तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक संकेत बना दिया, जिस संकेत का हम यूज करते हैं। मान लो कि कोई अभिकारक या कोई उत्पाद ठोस अवस्था में है। ठीक, अब ठोस अवस्था में है तो उसके लिए संकेत S यूज करते हैं, और द्रव अवस्था में है तो उसके लिए संकेत L यूज करते हैं, और गैस अवस्था में तो उसके लिए संकेत G यूज करते हैं, और वो विलयन के फॉर्म में है। मान लो कोई ऐसा तत्व हम रिएक्शन में ले रहे हैं जो विलयन के रूप में है, तो उसके लिए एक्वस होता है विलयन का, उसके लिए हम AQ यूज करते हैं। तो किसी भी अगर रिएक्शन में आप जहाँ पे देखोगे, अगर मान लो कि FeS ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके साथ में छोटा कोष्ठ देके S लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो Fe है वो किस अवस्था में, ठोस के रूप में लिया हुआ है। अगर H2O लिखा गया है, H2O के साथ L लिखा गया है, तो इसका मतलब वो जल है और लिक्विड अवस्था में है। लेकिन H2O के साथ एक और केस होता है, H2O के साथ G लिखा हुआ आपको मिलेगा, ये आराम से देखिएगा, क्योंकि H2O के साथ गैस भी लिखा हुआ रहता है और H2O के साथ लिक्विड भी लिखा हुआ रहता है। तो लिक्विड जहाँ पे लिखा है उसका मतलब जल है, लेकिन जहाँ पे G लिखा हुआ है गैस, उसका मतलब क्या है कि वो वाष्प के फॉर्म में यूज हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कभी कभी रिएक्शन में हम ताप, दाब तथा उत्प्रेरक भी हमें लिखना पड़ता है। तो ताप, दाब और उत्प्रेरक के रूप में हम जो चीज यूज करते हैं वो तीर के ऊपर या नीचे हमें लिखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक, ताप, दाब। उसको सूचित कर दिया जाता है कि ये कितना ताप पे ये रिएक्शन हो रहा है, कितना दाब पे ये रिएक्शन हो रहा है, या जो ये उत्प्रेरक हम यूज कर रहे हैं उस उत्प्रेरक का नाम होता है। उत्प्रेरक अब क्या होता है कि जो रिएक्शन अगर धीरे धीरे हो रहा है या किसी तत्व में रिएक्शन नहीं होता है, तो ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, उनको उकसा देते हैं और वो आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। फिर उत्प्रेरक वैसे भी निकल जाते हैं बाहर, या कहीं कहीं मिल भी जाते हैं, उस रिएक्शन में वो मिल जाते हैं। ठीक, अभी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब यहाँ से हम रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। देखिए, इससे पहले आप एक चीज समझ जाइए कि रासायनिक अभिक्रिया कभी भी उसके जितने भी हम तत्व यूज करेंगे अभिकारक या उत्पाद के रूप में, वो बंध के उनके बीच, तत्वों के बीच जो बंध होते हैं, बॉन्ड जिसको बोलते हैं, वो कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, अलग अलग बॉन्ड होते हैं, उस बंध के टूटने और जुड़ने से ही रासायनिक अभिक्रिया बनता है, और जो भी उत्पाद होता है वो बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस बंध का कहीं पे ये बंध टूट जाएगा, कहीं पे नया बंध बन जाएगा, इसी को रासायनिक अभिक्रिया में हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन का मतलब है जुड़ना। दो तत्व जहां पे जुड़ेंगे या दो से अधिक तत्व जब जुड़ेंगे और उत्पाद के रूप में हमें एक चीज बना के देंगे, तो उसको बोलते हैं संयोजन, मतलब जुड़ना। अब यहाँ पे जैसे संयोजन अभिक्रिया को आप अच्छा से लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा कि जब दो से अधिक तत्व मिलके, तत्व की जगह पे आप अभिकारक भी यूज कर सकते हैं, दो से अधिक तत्व मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम यहाँ पे अभिकारक के रूप में ले रहे हैं संयोजन में कैल्शियम ऑक्साइड और जल का हम जैसे रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
बन जाता है, ठीक, और वहां से ऊष्मा भी निकलती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, उसके साथ आपने जल रिएक्शन कराया H2O, तो कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, मतलब बुझा हुआ नहीं है। तो मान लो कि जो बुझा हुआ नहीं है उसको बुझाने के लिए आप क्या करोगे, उसको बुझाने के लिए उसमें पानी डाल लोगे, आग वैसे ही बुझ जाता है। तो बिना बुझा हुआ चूना पे आप पानी डाल रहे हो H2O, तो वो बुझ जाएगा। तो वो जैसे बुझेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, आपने उस पर पानी डाला H2O, तो वो बुझेगा तो बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक, और उसके साथ में ऊष्मा निकलता है। तो आप इसका सीधा एग्जांपल देख लीजिएगा, जब आप अपना घर वो पेंट करता है कोई चूना से, तो वहां पे क्या होता है कि बिना बुझा हुआ चूना वो लेके आता है, मतलब क्या है कि वो कैल्शियम ऑक्साइड लेके आया है, और उसमें क्या करते हैं आप पानी डाल देते हैं। अब जैसे आपने उसमें पानी डाला तो वो रिएक्शन करना है वहां पे स्टार्ट होता है, गर्म होना स्टार्ट होता है, खौलना स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो जैसे पानी के साथ पूरा उसने रिएक्शन कर लिया, अपना पूरा ऊष्मा निकाल लिया, तब वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो उसको आप अपने दीवार पे पेंट करने लगते हैं। अब जब आप उसको पूरी तरह से पेंट कर देते हैं तो पेंट करते टाइम वो चमक नहीं देता है, उसके 2-3 दिन बाद से वो चमक उठाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है जो वायुमंडल में उपस्थित हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ फिर रिएक्शन करने लगता है, ठीक है। अब रिएक्शन करके धीरे धीरे, लेकिन ये अभिक्रिया बहुत धीरे होती है, धीरे धीरे ये अभिक्रिया करते करते उसको कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, CaCO3। और CaCO3 आप पढ़े होंगे या जानते होंगे, संगमरमर का होता है, जिसको बोलते हैं मार्बल, मार्बल का फॉर्म होता है CaCO3। तो मार्बल चमकता कितना है, तो इसलिए मार्बल का एक पतला लेयर दीवार पे क्रिएट हो जाता है, मतलब बन जाता है। अब वो पतला परत एक बन गया जैसे दीवार पे संगमरमर का, तब उसमें चमक आती है, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया में आप कोयले का दहन, कोयले का दहन क्या होता है, आप देखिएगा कि कोयला में क्या होता है, कोयला पूरा का पूरा कार्बन है, उसमें आपने क्या किया, आग जला दिया, तो हवा में तो ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा तो पहले क्या था, कार्बन वायुमंडल से क्या लिया, ऑक्सीजन, दोनों मिल के क्या बनाया, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया, ठीक। तो ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक। अब इसमें एक और चीज आती है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा छोड़ रहा है, तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, ठीक। जैसे कोई अभिकारक रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करती है, और उसमें से उत्पाद के रूप में ऊर्जा भी निकले ऊष्मा के रूप में, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइएगा तो आपको CO2 मिलेगा, जल मिलेगा और ऊष्मा मिलेगा। मीथेन गैस क्या होता है, आपको पता है, मीथेन गैस बायोगैस, ये जो गैस बनाया जाता है इससे मीथेन गैस मिलता है। और मीथेन गैस को आप किससे रिएक्शन कराइएगा, ऑक्सीजन के साथ वायुमंडल में जलाइएगा तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा तीनों मिलेगा। तो जिसमें ऊष्मा निकला वो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा छोड़ रहा है, ठीक। हमारा श्वसन जो हम करते हैं ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है, क्योंकि हम सांस के रूप में लेते हैं बहुत सारी गैस, हमारा फेफड़ा क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को छांट लेता है, वो खून में मिला देता है और बाकी सारे गैस को वापस भेज देता है। अब जैसे ये प्रक्रिया होता है तो पूरा हमारे बॉडी में ये ऊर्जा बनती है, जिसको ऊष्मा के रूप में हीट हमारे शरीर में मिलता है, और हम उसको बोलते हैं कि हमारा शरीर टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखा है, कितना, 90 डिग्री 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जिस तरह हमारे शरीर पे हीट मेंटेन करके रखता है, तो किसके थ्रू,
ये श्वसन के थ्रू, सांस लेने की क्रिया के थ्रू। नहीं तो अगर सांस बंद होगा तो शरीर देखना धीरे धीरे, कोई आदमी अगर मर गया है तो सांस लेना बंद कर देता है तो उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में श्वसन नहीं हो रहा है और उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है ही नहीं, तो इसलिए उष्मा उसके शरीर को नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। दूसरा, सड़े गले पदार्थों से जो कंपोस्ट खाद बनता है। कंपोस्ट खाद कैसे बनता है? आपको पता होगा कि गड्ढा में डाल के सब सड़ा गला के 1-2 साल के बाद उसको निकाला जाता है, तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारा उष्मा वहां से रिलीज होता है और जो खाद वहां से निकलता है वो क्या होता है? कंपोस्ट खाद होता है। तो इसको बोलते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उसके बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक होता है और उससे टूट के बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। मतलब एक अभिकारक से एक से अधिक उत्पाद बनते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। मतलब टूट जाना, वियोग में चले जाना। वियोजन से आप सीधा सीधा अर्थ लगा सकते हो कि वियोग में जा रहा है, मतलब बिछड़ रहा है। तो एक उत्पाद से बहुत सारे पार्ट अलग अलग टूट के अलग होते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया का यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है। FeSO4 को अगर आप गर्म करेंगे तो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि फेरस सल्फेट गर्म करने पे हरे क्रिस्टल में बदल जाता है। अगर आप फेरस सल्फेट लेते हैं जिसको FeSO4 बोला जाता है, उसको आप गर्म कर रहे हैं फेरस सल्फेट को, तो हरे रंग के क्रिस्टल में बदल जाए, मतलब उसका क्रिस्टल का रंग बदल जाएगा। क्रिस्टल मतलब छोटा छोटा टुकड़ा का रंग बदल जाएगा और क्या बन जाएगा? वो फेरिक ऑक्साइड Fe3O2 बन जाएगा। ठीक है, Fe2O3 सॉरी। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक है, टूट के क्या बन गया? 2 उत्पाद बन गया, तो क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया। अब इसमें आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, क्रियाकलाप आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उसको आराम से देखिए। एक क्वथनली में लेड नाइट्रेट का चूर्ण गर्म करके उसको भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करता है। मतलब एक क्वथनली लेना है, परखनली में एक क्वथनली आता है, उसमें क्या करना है? परखनली की तरह ही एक क्वथनली आता है, उसमें क्या करना है? आपको लेड नाइट्रेट का चूर्ण डाल देना है, मतलब पाउडर डाल देना है और उसको गर्म करना है किसी भी लैंप के थ्रू। अब जैसे आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा? गर्म होने पे कि वो हरे रंग, भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित करेगा, मतलब वहां से भूरे रंग का धुआं निकलेगा। वो कौन सा धुआं है? वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां से निकलता है धुएं के रूप में। ठीक है, तीसरा यहाँ पे आप देखिए आराम से, विद्युत जल अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या किया जाता है कि एक प्लास्टिक का मग लिया जाता है, उस मग में डाइल्यूट मतलब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल लिया जाता है और ग्रेफाइट का 2 रॉड ले लिया जाता है। ग्रेफाइट का रॉड जो विद्युत का सुचालक होता है इसलिए उसको लेते हैं और उस रॉड के थ्रू वायर तार से एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाल दिया है और पानी डाल दिया है एक मग में, तो उसमें क्या होगा? करंट प्रवाहित होने लगेगा। तो जैसे उसमें करंट गया तो एक ग्रेफाइट जहाँ पे आपने पॉजिटिव लगाया है वो एनोड बन जाएगा, एक ग्रेफाइट जहाँ पे आपने निगेटिव वाला तार लगाया है माइनस वाला वो कैथोड बन जाएगा। तो अब जल क्या होगा? पूरा टूट जाएगा। जल के जो अणु होंगे वो आपस में टूट जाएंगे, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अलग अलग होने लगेंगे और हाइड्रोजन प्लस आयन ले लेगा मतलब धनायन बन जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा? ऋणायन बन जाएगा। तो ऋणायन पॉजिटिव क्या होता है? तो निगेटिव को आकर्षित करता है और निगेटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है। जो एनोड बनेगा जिसपे धनायन होता है उस पे सारा ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा और जो एनायन बनेगा उस पे मतलब सारा जो मतलब कैथोड होगा जो ऋणात्मक होगा उस पे सारा हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा और उसके साथ साथ ऑक्सीजन में क्या होंगे? छोटे छोटे बुलबुले निकलेंगे पानी के, वो पूरा इसी को बोलते हैं वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब वाटर का विद्युत अपघटन, मतलब जल का विद्युत अपघटन आप कर रहे हैं, मतलब उसको विद्युत के रूप में अपघटन मतलब तोड़ना, उसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है चाइना डिश, ये भी एक क्रिया कहलाती है। चाइना डिश में आपको क्या करना है कि AgCl लेना है, मतलब सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक डिश में ले लीजिए आराम से, चाइना डिश जो कांच का आता है उसमें ले लीजिए और उसको धूप में ले जाके रख दीजिए। जैसे आप उसको धूप में रखेंगे तो उसका रंग बदल के धूसर रंग में हो जाएगा, इसलिए क्योंकि उसमें से सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा।
सिल्वर क्लोराइड को जैसे आप धूप में रखिएगा तो सिल्वर अलग और क्लोराइड अलग हो जाता है, इसलिए वो धूसर रंग का हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। जैसे आप फोटो खिंचाने अभी जाते होइएगा तो दो तरीके से फोटो लोग खींचते हैं, एक कलर फोटो मतलब रंगीन फोटो और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते हैं। तो आप बोलते हैं कि मुझे रंगीन चाहिए या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, तो ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका यूज होता है AgCl का, ठीक है। इसके बाद जितना सारा आपने देखा, अभी हमने पाया कि विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया के अभिकारकों को तोड़ने के लिए, मतलब जितने भी वियोजन अभिक्रिया होता है या विद्युत अपघटन में हम क्या कर रहे हैं कि ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा के फॉर्म में अब चाहे आप ऊष्मा दीजिए या विद्युत दीजिए, ठीक, या सूर्य का लाइट दीजिए, प्रकाश दीजिए, तो ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब ऊर्जा का दूसरा रूप है। ये अगर हम किसी रिएक्शन को कराने के लिए अलग से ऊर्जा देते हैं तो उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब वो क्या कर रहा है? अभिक्रिया तो कर रहा है लेकिन ऊष्मा को सोख रहा है, इसलिए उसको ऊष्मा शोषी होता है। अब ये ऊर्जा जरूरी नहीं है कि आप ऊष्मा के फॉर्म में दें, आप विद्युत धारा के फॉर्म में भी दे सकते हैं, सूर्य के प्रकाश या लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, या ऊष्मा के फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि एक तत्व दूसरे तत्व का जगह ले लेता है। जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन में देखिएगा कि आयरन को हम रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो आयरन क्या किया? कॉपर को रिप्लेस कर दिया और आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर अलग निकल गया, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक तत्व किसी दूसरे यौगिक में जाके वहां के यौगिक के तत्व को रिप्लेस कर देता है, मतलब उसका जगह ले लेता है और उसको बाहर निकाल देता है यौगिक से, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद द्विविस्थापन आता है। द्विविस्थापन में क्या होता है? दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई रिएक्शन है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए NaSO4 प्लस BaCl2, इसको आप रिएक्शन कराइएगा तो Na क्या करेगा? Ba को रिप्लेस कर देगा और Ba क्या करेगा? Na को रिप्लेस कर देगा, तो बना देगा NaCl2 प्लस BaSO4। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस कर दिया और बेरियम ने सोडियम का जगह ले लिया, तो दो तत्व एक दूसरे का जगह ले लेते हैं, मतलब एक्सचेंज कर देते हैं, एक दूसरे के जगह पे रिप्लेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है उसको बोलते हैं उपचयन या अपचयन, ठीक है। उपचयन अपचयन थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये इसको इंग्लिश में समझिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन मतलब और रिडक्शन, उपचयन अपचयन, ऑक्सीकरण और अवकरण, इसको भी बोलते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी क्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको बोलते हैं उपचयन, और जब किसी क्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको बोलते हैं अपचयन। मतलब सीधा सीधा समझिए कि ऑक्सीजन अगर जुट रहा है, किसी क्रिया में ऑक्सीजन अगर जुट रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन अगर टूट रहा है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं उपचयन और अपचयन, ठीक है। दूसरा इसके बाद एक और आता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जब एक साथ हो किसी रिएक्शन में तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो आता है टॉपिक उसका नाम है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई तत्व आर्द्रता के संपर्क में आके या किसी अम्ल के संपर्क में आके संक्षारित होने लगता है तो उसको संक्षारण बोलते हैं। इसका मतलब ये समझिए कि कोई भी तत्व किसी आर्द्रता मतलब नमी के साथ या पानी के संपर्क में आके संक्षारित होने लगे, मतलब टूट टूट के धीरे धीरे अलग होने लगे, जैसे लोहे में जंग लग रहा है, क्या है? संक्षारण है। जैसे या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगे, धीरे धीरे टूट टूट के अलग होने लगे, तो वो क्या है? संक्षारण है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक आता है एक आराम से देखिए, इसको बोलते हैं विकृत गंधी। अब विकृत गंधी से ही आप अर्थ लगा सकते हैं कि गंधी जो उसका गंध था वो विकृत हो गया है, मतलब
बदल गया है, पहले जैसा गंध नहीं रहा। तो जैसे खाने के पैकेट में से गैर हवा को निकाल के और उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों डाला जाता है, ताकि वहां पे रिएक्शन नहीं हो और जो भी प्रोडक्ट उसके अंदर बंद है, जो भी खाने की चीजें पैकेट में बंद है, वो जैसा बनाया गया है वैसा ही रहे, उसका गंध चेंज नहीं हो। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी वस्तुएं खाने की चीजें जो ज्यादा तेल वाला होता है, ज्यादा वसा वाला होता है, वो क्या होता है कि उपचयित होके, मतलब ऑक्सीडाइज होके क्या होता है कि वो अपना गंध चेंज कर देता है, उसका गंध बदल जाता है या खराब हो जाता है, उसको बोलते हैं विकृत गंधी। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया पूरा रिवाइज हो गया। इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।